कहानी है बाप बेटे के प्रथम कश्मीर युद्ध की। कहानी है 1965 के युद्ध में भारत के जज्बे की। कहानी है 1971 के युद्ध में भारत और रशिया की दोस्ती की व 94,000 पाकिस्तानी सैनिकों के आत्मसमर्पण की व बांग्लादेश के उदय की। ये कहानी है 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों की शौर्यता पराक्रम की। वो साल था 1947 का जब भारत अंग्रेजों की बेड़ियों से आजाद हुआ। वह 15 अगस्त 1947 को हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता व जिन्ना के कारण हिंदुस्तान दो हिस्सों में बंट गया, पहला भारत व दूसरा पूर्वी व पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन इस अय्याश बेटे को अपने अय्याशी के लिए और भी ज्यादा जमीन व लोगों की आवश्यकता थी, जिसके लिए उसने आजादी के महज कुछ महीनों के बाद ही अपनी हरकतें करना चालू कर दी। दोस्तों, उस समय जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत थी जिसे राजा हरि सिंह ना तो भारत में मिलाना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। वे जम्मू कश्मीर को स्वतंत्रता ही रखना चाहते थे। लेकिन उनकी सेना में 85% मुसलमान सैनिक थे। वह बड़ी आबादी मुसलमानों की थी और इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान के जिन्ना ने हजारों पाकिस्तानी सैनिकों और लड़ाकू कबायली जनजातियों को जम्मू कश्मीर में भेजकर वहां पर हिंसा व मजहबी तनाव फैलाना चालू कर दिया था, जिसके चलते पाकिस्तान ने गिलगिट को बिना लड़े ही कब्जा लिया था। फिर 22 सितंबर 1947 से पाकिस्तान से 10,000 पठानी लश्कर कश्मीर में घुस आते हैं और दोमल, पूंछ, रावलकोट, उरी और बारामूला पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। कश्मीर के इतने बिगड़े हालात देखकर राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को भारत में विलय के लिए राजी हो जाते हैं। वह 26 सितंबर 1947 को जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो जाता है। फिर 27 सितंबर 1947 से भारतीय सेना पाकिस्तानियों को बुरी तरह से खदेड़ना चालू कर देती है। वह 8,42,583 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर फिर से अपना कब्जा जमा लेती है। इस युद्ध में पाकिस्तान की बहुत ही करारी हार होती है, क्योंकि पाकिस्तान को पूरे जम्मू कश्मीर का मात्र 1/3 हिस्सा मिलता है। वह भारत के पास 2/3 हिस्सा चला जाता है। दोस्तों, इस युद्ध में पाकिस्तान की चाह तो आईफोन की थी, लेकिन पाकिस्तान को मिलता है नोकिया 3310 और वो भी भारत ने अपने बेटे को चुप करने के लिए दे दिया था, वरना युद्ध विराम घोषित नहीं होता तो उसे यह भी नहीं मिलता। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, इस युद्ध की कमान कर्नल दीवान रंजीत राय के हाथ में थी, जिन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया और वे आजाद भारत के कोई गारंटी अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय थे। प्रथम कश्मीर युद्ध के बाद में पाकिस्तान ने फिर से अपनी एक बार बेइज्जती करवाने के लिए 1965 में भारत पर दोबारा युद्ध किया। अप्रैल 1965 में गुजरात के रण ऑफ कच्छ में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट से पाकिस्तान को एक थोड़ा सा कच्छ का हिस्सा मिल जाता है, जिससे पाकिस्तान अब सोचने लगता है कि अब तो पूरा कश्मीर भी हमारा ही होगा, क्योंकि पहले ही भारत 1962 में चीन से हार चुका है और भारत के पास अब उतनी क्षमता बची नहीं है कि भारत हमसे दोबारा युद्ध कर सके। लेकिन पाकिस्तान भूल गया था कि बाप चाहे थका हुआ ही क्यों ना हो, बाप हमेशा बाप ही होता है। इसके बाद मई 1965 में पाकिस्तान ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाता है, जिसके अंतर्गत वह 40,000 ट्रेंड गोरिल्ला सैनिकों को जम्मू कश्मीर में भेजता है और उसमें उसका लक्ष्य होता है कि वह भारत के खिलाफ लोगों को क्रांति करने के लिए उकसाए। वह जम्मू कश्मीर के ब्रिज, टनल्स, हाईवे और कम्युनिकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दे, ताकि भारत को युद्ध करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़े और वह आसानी से युद्ध जीत सके। जब भारत को इसके बारे में पता चलता है, तब भारत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर हमला करना चालू कर देता है, जिससे कि उनके सारे सैनिक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ आ जाते हैं और उनका मिशन जिब्राल्टर बुरी तरीके से फेल हो जाता है। इस मिशन के फेल होने के बाद में पाकिस्तान 1 सितंबर 1965 को एक और नया मिशन ग्रांड स्लैम लॉन्च करता है, जिसमें उसका मेन लक्ष्य होता है कि वह अखनूर ब्रिज को तोड़ देता है कि भारत का जो पूंछ व रजौरी से कनेक्शन वह टूट जाए, क्योंकि पूंछ व रजौरी तक भारत अखनूर ब्रिज के माध्यम से ही पहुंचता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स से कश्मीर में भारी बमबारी चालू कर देता है। भारत अब कश्मीर में प्रेशर कम करने के लिए एक और नई स्ट्रेटेजी अपनाता है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड पंजाब की तरफ युद्ध चालू कर देता है और भारी भरकम टैंक के साथ वह पाकिस्तान में लाहौर तक घुस जाता है। युद्ध के बाद 22 सितंबर 1965 को सोवियत यूनियन व यूएसए की मध्यस्थता से दोनों के बीच में सीज़फायर घोषित करा दिया जाता है। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान की 1840 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर अपना कब्जा कर लिया था। वो पाकिस्तान ने भारत की मात्र 540 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर ही कब्जा किया था और वो भी जमीन गुजरात के कच्छ की दलदली वाली जमीन थी, जिसका कि पाकिस्तान को कोई खास फायदा भी नहीं था। इस युद्ध के अंत तक ऐसा माने जाने लगा था कि अगर यह युद्ध थोड़ा सा और लंबा चलता तब पाकिस्तान के सारे हथियार खत्म हो जाते। इस युद्ध में पाकिस्तान के दोनों ऑपरेशन बुरी तरीके से फेल हो जाते। फिर भी पाकिस्तान इस युद्ध में अपनी हार को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि वह घूंघट डालकर मार खाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद पाकिस्तान और भारत के बीच में 10 जनवरी 1966 को एक ताशकंद समझौता होता है। इस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों को फिर से उन्हीं बाउंड्रीज को मानना होगा जो कि युद्ध के पहले थी, और इसमें भारत का बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान का हाजी पीर पास पर भी कब्जा कर लिया था, जो कि एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी और वो भी भारत को फिर से पाकिस्तान को लौटानी पड़ी थी। और दोनों देश मिलकर कश्मीर मुद्दे पर शांति से वार्ता करेंगे और शांति को बनाए रखेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं 1971 के युद्ध की, भारत व रशिया की दोस्ती की व बांग्लादेश के उदय की।
तो आज जो बांग्लादेश है वह पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। वो 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध का एक सबसे बड़ा कारण बांग्लादेश ही था। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि 1971 का युद्ध क्यों हुआ था। दोस्तों पहले जो पूर्वी पाकिस्तान था उसकी जनसंख्या पूरे पाकिस्तान की जनसंख्या का 60% थी, लेकिन उसके साथ में बहुत ही भेदभाव हुआ करता था। वह पूर्वी पाकिस्तान की जनता को कोई खास सुविधा नहीं उपलब्ध कराई जाती थी और न ही उन्हें किसी बड़े पद पर बैठाया जाता था। और इसी के चलते वहां के शेख मुजीबुर रहमान ने एक आवामी लीग नामक पार्टी का गठन किया, जिसे कि बंगाली नेशनलिस्ट पार्टी भी कहा जाता था। दोस्तों 1970 में पाकिस्तान में बिना किसी नेशनल असेंबली के चुनाव के ही डायरेक्ट प्रेसिडेंट बना दिए जाते थे, जिसका लोगों ने काफी विरोध किया था। और इस विरोध के बाद में यहिया खान ने वादा किया था कि वह 1970 में चुनाव करवाएगी। इस चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान को 162 व जो पश्चिमी पाकिस्तान है उसके पास 138 सीटों पर चुनाव होना था। लेकिन चुनाव के पहले ही पूर्वी पाकिस्तान में भयंकर बाढ़ व चक्रवात आता है, जिससे कि वहां पर 3.5 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन फिर भी यहिया खान की सरकार को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और ना ही वह लोगों के लिए कुछ मदद भेजती है, जिससे लोगों में बहुत ही ज्यादा जन आक्रोश उठा और यही जन आक्रोश और गुस्सा इस चुनाव के रिजल्ट में सामने आया। इस प्रकार से दोस्तों जो पूर्वी पाकिस्तान है उसमें आवामी लीग जीत जाती है, लेकिन यहिया खान को यह डर था कि कहीं मेरा तख्ता पलट ना हो जाए। इसी के चलते उसने शेख मुजीबुर रहमान को पश्चिमी पाकिस्तान में बंदी बनाकर जेल में बंद कर दिया था, जिसका लोगों ने काफी विद्रोह किया। जिसके बाद से ही पूर्वी पाकिस्तान में भयंकर जन विद्रोह, रैलियां व आंदोलन चालू हो गए थे सरकार के खिलाफ में। वह 26 मार्च 1971 को आवामी लीग की पार्टी घोषणा कर देती है कि हम इस अत्याचार सरकार के खिलाफ है, वह हमारा देश एक अलग स्वतंत्र देश है, जिससे पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार बुरी तरह बौखला जाती है और वह फोर्स की मदद से ऑपरेशन सर्च लाइट चालू करती है, जिसके अंदर वह 4 से 5 लाख लोगों को मार देती है, 3 से 4 लाख औरतों का बलात्कार करती है अपने माँ बाप के सामने। दोस्तों यह कितने शर्म की बात है किसी भी देश की आर्मी के लिए, और उससे भी ज्यादा शर्म की बात तो यह है कि बाद में भी किसी भी सरकार ने उनको सजा नहीं दी थी। दोस्तों बांग्लादेशी महिलाएं रेप से बचने के लिए और वहां के लोग मौत से बचने के लिए शरण लेने लाखों लोग बांग्लादेश से भारत में आए। मार्च 1971 को इंदिरा गांधी ओपनली अनाउंस करती है कि हम बांग्लादेश के साथ हैं, वो बांग्लादेश को स्वतंत्र बनाने में हम बांग्लादेश की मदद करेंगे, जिससे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में और भी तनाव बढ़ जाता है और दोनों देश की सेना अपने अपने बॉर्डर पर और भी ज्यादा सैनिक तैनात कर देती है। और अप्रैल में वहां फील्ड मार्शल मानेक शाह को युद्ध के लिए ऑर्डर दे देती है कि अब वह बांग्लादेश पे और अत्याचार सहन नहीं कर सकते। लेकिन सेम मानेक शाह ने समझाते हैं कि हम अभी युद्ध नहीं कर सकते, हमें नवंबर तक इंतजार करना होगा, क्योंकि इस समय पूरी पाकिस्तान के हालात बहुत ही ज्यादा खराब है। वहां पर भयंकर बाढ़ व तूफान आते हैं जिसमें हमारी सेना युद्ध नहीं कर सकती है। लेकिन इस अंतराल में हमारी सेना भी वहां पर संघर्ष कर रही मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दे रही थी और हथियार पहुंचा रही थी। इस दौरान दोनों देश की सेनाएं अपने अपने बॉर्डर पर हथियार तैनात कर देती है और मूर्ख पाकिस्तान एक बार फिर से सोचता है कि भारत की जो पूरी सेना है वह तो पूर्व में लगी हुई है, क्यों ना हम पश्चिम से भारत पर भयंकर हमला कर दे। वह भारत के हमले से पहले ही 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान भारत पर हमला कर देता है, जिसको भारत को इंतजार भी था और भारत को पाकिस्तान को खदेड़ने के लिए एक मुद्दा भी मिल जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनली वह कह सकता है कि युद्ध तो पहले पाकिस्तान ने शुरू किया था। दोस्तों 1971 के इस युद्ध में पश्चिम में कुछ प्रमुख जगहों पर युद्ध लड़े गए थे, जैसे कि छंब, बसंतसर व लोंगेवाला में। तो बॉर्डर मूवी जो है वह लोंगेवाला पर ही बनी हुई है और उस समय लोंगेवाला की जो कमांड है वह कुलदीप सिंह चांदपुरी के हाथ में थी और उस समय उन्हें कमांड मिल गया था कि वह जो अपनी पोस्ट से पीछे हट जाए, क्योंकि हमारे पास लोंगेवाला में मात्र 120 सैनिक है और पाकिस्तान 2800 सैनिकों और भारी बम बारूद हथियार के साथ उधर आगे बढ़ रहा है। तब कुलदीप सिंह चांदपुरी बोलते हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, भले ही हमारे पास सैनिक कम है लेकिन जज्बा उनसे कई गुना ज्यादा है। और उन्होंने इस युद्ध में बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजीज अपनाई, जैसे कि उन्होंने लैंडमाइंस जैसे दिखने वाले टिफिन बॉक्स को चारों तरफ बिछा दिया था और शुरुआत में 3 से 4 लैंडमाइंस और अंदर लगा दिए थे, जिससे कि पाकिस्तानी टैंक्स उधर आते और उड़ जाते और पाकिस्तान को लगता है कि यहाँ तो सभी दूर लैंडमाइन से बिछा रखे, जिससे कि पाकिस्तान को रात के 3 बज जाते हैं उन लैंडमाइंस को निकालने में। और दूसरी स्ट्रेटेजी यह थी कि उन्होंने 2 किलोमीटर दूर तक गड्ढे कर दिए थे और अपने सैनिकों को 2 किलोमीटर के एरिया में फैला दिया था, जिससे कि वह बहुत बड़े क्षेत्र से फायरिंग करते और पाकिस्तान को लगता है कि हमें जरूर कोई ना कोई गलत सूचना मिली है, क्योंकि यहाँ पर तो चारों तरफ से गोलियां ही गोलियां चल रही है। फिर सुबह होने तक वहां पर हमारी एयरफोर्स भी आ जाती है और कुलदीप सिंह चांदपुरी वो हमारी एयरफोर्स पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा कर वहां से खदेड़ देती है और लोंगेवाला के युद्ध में हमारे मात्र 2 सैनिक ही शहीद होते हैं। एयरफोर्स और थल सेना के मारने के बाद में नेवी का भी सब्र टूट जाता है और 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नेवी भी कराची में भयंकर तबाही मचाती और पूरे कराची बंदरगाह और जहाजों को तबाह कर देती है। और इस ऑपरेशन को नेवी नेट ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम दिया था और आज भी हमारी भारतीय नेवी 4 दिसंबर को नेवी डे मनाती है।
और दूसरी ओर पूर्व में मुक्ति वाहिनी, भारतीय सैनिक, भारतीय वायुसेना और उधर बंगाल के खाड़ी से हमारा पावरफुल INS विक्रांत पूर्वी पाकिस्तान में भयंकर तबाही मचा रहा था। एक एक पाकिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा था। दोस्तों, पाकिस्तान INS विक्रांत से बहुत ही ज्यादा घबरा गया था, जिसको मारने के लिए उसने अमेरिका से खरीदी गई सबमरीन PNS गाजी को भेजा। उस PNS गाजी को INS राजपूत ने बैठे बैठे विशाखापट्टनम में से मार गिराया था, जिसके बाद से पाकिस्तान का हौसला पूरी तरह से टूट गया था और वह मदद के लिए अमेरिका के पास गया कि अब आप भी हमारी कुछ मदद कर सकते हो और भारत से हमें बचा सकते हो। और अमेरिका ने अपनी रखेल की मदद करने के लिए USS इंटरप्राइजेस एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा व ब्रिटेन ने अपना ईगल जहाज भेजा। इन सबसे निपटने के लिए भारत ने भी अपने दोस्त रूस की सहायता ली और रूस बिना कुछ सोचे समझे अपनी पूरी ताकत इस युद्ध में झोंक देता है और रूस का 40वां बेड़ा इन सभी से लड़ने के लिए भेजता है। और रूस सीधे तौर पर इन सभी को चेतावनी दे देता है कि भारत पर हमला, रूस पर हमला मारा जाएगा और हमारे 40वें बेड़े में भी इतने न्यूक्लियर बॉम्ब लगे हैं कि तुम गिनती करते करते थक जाओगे। दोस्तों, रूस की यह ताकत देखकर अमेरिका और ब्रिटेन जितनी रफ्तार से भारत को मारने के लिए आए थे, उससे भी ज्यादा रफ्तार से पीछे चले गए। दोस्तों, रूस की इस मदद से इंदिरा गांधी ने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि कोई भी भारत को कमजोर समझने की गलती नहीं करे। यह युद्ध 13 दिनों तक चला और भारत ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा कर रख दी थी। फिर भारत के लेफ्टिनेंट जनरल निर्मल सिंह अरोड़ा पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल को संदेश भेजते कि अगर आप आधे घंटे में आत्मसमर्पण कर देते हो तब आपकी सेना जिंदा रहेगी, वरना इसके परिणाम और भी ज्यादा खतरनाक होंगे। उसी दिन आधे घंटे के बाद में 16 दिसंबर 1971 इतिहास का वह दिन जिसे पाकिस्तान कभी भी याद नहीं करता है, क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी देश की 94,000 की सेना ने किसी देश के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। दोस्तों, इस दिन पाकिस्तान की 94,000 सेना ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था। इसी दिन बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश घोषित हुआ और पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल AAK नियाजी से भारत के लेफ्टिनेंट जनरल JF अरोड़ा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन करवाया था। दोस्तों, 1971 के इस युद्ध के बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 जुलाई 1972 को फिर से एक एग्रीमेंट होता है, शिमला एग्रीमेंट, जिसमें कि दोनों देश अब सीज फायर लाइन की जगह LOC को ऑफिशियल मानेंगे और जिस देश की सेना युद्ध के पहले जहां पर थी वह फिर से उसी जगह पर चली जाएगी और इस युद्ध में बंदी बनाए गए सैनिकों को भारत छोड़ देगा। वह एक बार फिर से एग्रीमेंट हुआ कि दोनों देश कश्मीर मुद्दे को लेकर आपस में शांतिपूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस एग्रीमेंट के बाद भी भारत को पाकिस्तान के लाहौर तक का हिस्सा देना पड़ा था। भारत पाकिस्तान को खदेड़ते हुए लाहौर एयरपोर्ट तक चला गया था और वो वाला हिस्सा भी भारत को पाकिस्तान को वापस देना पड़ा। अगर भारत अभी तो युद्ध में कब्जा गए क्षेत्र को पाकिस्तान को वापस नहीं देता तो आज पाकिस्तान आधा ही बच जाता। दोस्तों, 1971 के युद्ध के बाद जब 21 फरवरी 1999 को भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली से लाहौर तक बस से गए लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए, तब उनके स्वागत में पाकिस्तान के द्वारा 21 तोपों की सलाह भी दी गई थी। लेकिन उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी को शायद पता नहीं था कि यही तोपें कुछ समय के बाद ही भारत के सैनिकों के ऊपर चलेगी। दोस्तों, LOC के पास में जम्मू कश्मीर का एक जिला कारगिल है, वहीं पर यह कारगिल युद्ध हुआ था और इसीलिए इस युद्ध को कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कारगिल का युद्ध कारगिल की 4 महत्वपूर्ण जगह पर लड़ा गया था, मस्कोक, द्रास, काक्सर व लास्ट का बटालिक एरिया। दोस्तों, टाइगर हिल व तोलोलिंग की जो लड़ाई है वह द्रास वाले क्षेत्र में हुई थी और इसी क्षेत्र में सबसे भीषण लड़ाई लड़ी गई थी। दोस्तों, 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है भारत के लिए, क्योंकि उसी के पास से श्रीनगर से लेह को जोड़ते हुए एक नेशनल हाईवे NH-1D गुजरता है, जिसका रोल भारत के लिए बहुत ही मुख्यपूर्ण है। और कारगिल के इस युद्ध में पाकिस्तान का मुख्य लक्ष्य इस नेशनल हाईवे को काटना और सियाचिन पर कब्जा करना ही था और इस ऑपरेशन को पाकिस्तान ने ऑपरेशन अलबद्र नाम दिया था। दोस्तों, कारगिल का जो क्षेत्र है वहां पर नवंबर दिसंबर से भयंकर ठंड गिरती है, जिससे कि टेम्परेचर -20 डिग्री से भी ज्यादा नीचे चला जाता है और इसी के दौरान दोनों देश की जो सेना है वह ठंड के दौरान अपनी अपनी पोस्टों को कारगिल के क्षेत्र से नीचे कर लेती है और फिर से गर्मी आने पर अप्रैल मई में अपनी अपनी जगह पर दोनों सेनाएं चली जाती है। लेकिन 1999 में ऐसा नहीं हुआ था। जब भारत की सेना ठंड के दौरान नीचे आ जाती है, पाकिस्तानी सेना नीचे जाने की बजाय भारत के 140 स्थानों पर अपने बंकर बनाकर कब्जा कर लेती है और भारत को इस बारे में तब पता चलता है जब 2 मई को एक याक चराने वाला अपने याक को ढूंढते हुए उधर चला जाता है और दूरबीन पर देखने पर उसे पता चलता है कि कुछ लोग वहां पर बंकर बनाकर कब्जा कर रहे हैं और यह सूचना वह भारतीय जवानों को देता है, जिसके बाद भारत अपनी एक सेना की टुकड़ी पेट्रोलिंग करने के लिए वहां पर भेजती है। उस सेना की टुकड़ी पर पाकिस्तानी जवान बेरहमी से हमला करते हैं, उनके नाखूनों को निचोड़ लेते हैं और उनके प्राइवेट पार्ट्स को काट देते हैं और पूरी बॉडी को काट कर टुकड़े टुकड़े कर एक बोरे में बांधकर भारत की तरफ फेंक देते हैं।
फिर 9 मई को पाकिस्तानी सेना कारगिल जिले पर तोप के गोले दागने लगती है। दोस्तों, इतनी ऊंचाई पर युद्ध करना कोई आम बात नहीं है। एक तो टेम्परेचर माइनस में होना और ऑक्सीजन की कमी होना, जिस पर कि रहना ही मुश्किल हो जाता है, तो युद्ध करना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। और दूसरी बात यह कि वह क्षेत्र ऊंचाई पर है और हम जब हमला करेंगे तब हम नीचे से हमला करते हुए ऊपर जाएंगे, तब ऊपर की सेना जो है वो आसानी से हम पर गोलियां दाग सकती है और बम से हमला कर सकती है। इसलिए उस क्षेत्र पर हमला करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने के लिए 19 मई 1999 को भारत की थल सेना ऑपरेशन विजय चालू करती। इस युद्ध में बोफोर्स तोप ने सेना का काफी साथ दिया था। वह युद्ध के मैदान में तबाही मचा दी थी। फिर 26 मई को वायुसेना ने भी ऑपरेशन सफेद सागर चालू कर दिया था, जिसके अंदर मिराज 2000 ने भयंकर तबाही मचाई। भारतीय सैनिकों के काफी संघर्ष के बावजूद सीने पे गोलियां खाने के बाद हमने अपनी जगह पर फिर से कब्जा किया और एक बार फिर से टाइगर हिल पे भारत ने अपना तिरंगा फहराया। इसके बाद विक्रम बत्रा ने अपनी एक लाइन दी थी कि ये दिल मांगे मोर, और भारत ने 26 जुलाई 1999 तक एक एक पाकिस्तानियों को उन जगह से ढूंढ ढूंढ कर मारा था। और उसी दिन से 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस युद्ध में पाकिस्तान अपनी सेना की लाश लेने तक नहीं आया था, क्योंकि पाकिस्तान के अनुसार वहां पाकिस्तानी सेना नहीं थी, एक आतंकवादी गुट था। लेकिन उनकी जेब में से जो आईडी कार्ड निकले थे और उन कार्ड्स में लिखा था पाकिस्तानी आर्मी नॉर्थर्न इन्फेंट्री, वो एक लंबे अरसे के बाद में पाकिस्तान ने भी इसे स्वीकार किया था। उन लाशों को पाकिस्तानी सेना तो नहीं ले गई, लेकिन हमारी भारतीय सेना ने पूरे आदर के साथ में उन लाश को दफनाया था। दोस्तों, इस युद्ध में अविश्वसनीय वीरता के लिए योगेंद्र सिंह यादव, विक्रम बत्रा, मनोज कुमार पांडे व संजय कुमार को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इस युद्ध को भारत ने लाइव टीवी चैनल पर भी दिखाया और हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और देश को बताया कि कैसे हमारे सैनिक इतनी गंभीर परिस्थिति में भी देश के लिए लड़ रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में एक बार जय हिंद जरूर लिखना।